लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट सेट। सबसे पहले हमें जो करना है, हमें सबसे पहले कहानी समझ के, कहानी बोला क्या है, क्योंकि हर एक DILR सेट एक एक कहानी पे बेस्ड होता है। वो कहानी बोला क्या है, वो कहानी हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो डेटा रिप्रेजेंट करे सो दैट हमारे लिए सॉल्व करना आसान। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द एंटायर स्टोरी। द स्टोरी सेज faculty members in a management school can belong to one of the 4 departments। तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फैकल्टी मेंबर्स इन 4 डिपार्टमेंट्स में से किसी एक से बिलोंग कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग F&A, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी M&S, ऑपरेशंस एंड क्वांट्स O&Q, एंड बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स B&H। These are the 4 departments। The numbers of faculty members in F&A, M&S, O&Q, B&H, तो 4 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उसका एक वैल्यू हमें दिया है। सो दैट्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। सो 9, 7, 5 एंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 नीचे की तरफ। ओके, पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर्स के नाम देखो तो PQRS बोल के हम लोग सोच सकते हैं, पूरा नाम लेने की जरूरत है नहीं। So Professor P, Q, R and S are 4 members of the school's faculty who were candidates for the post of the dean of the school। तो कोई एक इलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए ये 4 जो प्रोफेसर्स हैं, ये 4 प्रोफेसर्स खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए टू बिकम द डीन ऑफ द स्कूल। ओके, only one of the candidates was from O&Q। That's another information given to us, right? Okay, every faculty member including the 4 candidates voted for the post। तो सब ने वोट डाला है, right? Including the candidates who have stood there for the election, उन्होंने भी वोट डाला है। In each department all the faculty members who were not candidates voted for the same candidate। That's a very very important information। हर एक डिपार्टमेंट में आपको अगर मान लीजिए कोई ना कोई मिल जाता है कि ये बंदा इस डिपार्टमेंट का इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो उनको छोड़ के बाकी जितने सारे बंदे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक ही बंदे को वोट किया है, राइट? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। उसके बाद रूल्स ऑफ इलेक्शंस वो दिए हुए। द रूल्स ऑफ इलेक्शंस आर लिस्टेड बिलो। पहला वाला बोला है देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट। तो 2 कैंडिडेट्स मतलब जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं वो एक डिपार्टमेंट से 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा इलेक्शन वाले बंदे नहीं हो सकते। ओके, अ कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑब्वियसली एक कैंडिडेट खुद के लिए वोट नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे के लिए ही वोट करना है। ओके, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। अच्छा, जैसे अगर आप मान लें F&A में टोटल हमें पता है देयर आर 9 कैंडिडेट्स, राइट? उसमें से मान लेते हैं अगर 2 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए F&A से, तो बाकी जो 7 कैंडिडेट्स हैं दे बिलोंग फ्रॉम F&A। दे कैन नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव स्टूड फॉर द इलेक्शन फ्रॉम F&A। That's what they mean here। Faculty members cannot vote for a candidate from their own department। अपने डिपार्टमेंट से जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है आप उसके लिए वोट नहीं कर सकते। ओके, आफ्टर द इलेक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, अच्छा ये है एक और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, किस किस को कितने कितने वोट्स मिले। जैसे P को 3 वोट्स मिले, Q को 14 वोट्स मिले, R को 6 वोट्स मिले, S को 1 वोट मिला। एंड उसके बाद भी इंफॉर्मेशन है P वोटेड फॉर R, Q वोटेड फॉर S, R वोटेड फॉर Q एंड S वोटेड फॉर P। तो किसने जो इलेक्शन में खड़े हुए थे उन्होंने किसने किसको वोट किया वो डेटा आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में रहता है और आपके हाथ पे बस एक पेन रहता है और एक छोटा सा बुकलेट रहता है जो आपको रफ के लिए दिया जाता है। सो यू डोंट हैव ऑल द लग्जरी कि क्वेश्चन पेपर जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें हम लोग मार्क करें कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वो मार्किंग हम नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज वी कैन राइट डाउन इंफॉर्मेशन ऑन द बुकलेट, ऑन द पेपर दैट वी आर गिवन। वहां पे इंफॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं इन अ वे सो दैट वहां पे एक हैसल ना हो जाए।
वहां पे इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें नहीं लिखना है कि बाद में हमें खुद ही को ढूंढ के नहीं मिला कौन सा इंफॉर्मेशन जरूरी था. सो वी हैव टू राइट डाउन द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फर्स्ट. नॉट ओनली दैट, पैरेलली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे कहानी को स्ट्रक्चराइज किस तरह से करें. तो ये दो काम आपको सबसे पहले करना है, बिकॉज कैट का डीआईएलआर दोस्तों इसने किसको तंग नहीं किया है, राइट. सो दे गिव यू एन एंटायर स्टोरी जिसको इंटरप्रेट करने में आपको काफी टाइम लगता है. सो लेट्स डू दैट वन बाय वन. सबसे पहले तो कहानी समझते हैं कि वहां पे हमें कौन कौन सा पैरामीटर कैसे कैसे डालना है. हमारे पास इस कहानी के दो हिस्से हैं. सबसे पहला हिस्सा एक एक करके डिपार्टमेंट है. हर एक डिपार्टमेंट में कितने सारे बंदे हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, एंड किस बंदे को कितने सारे वोट्स मिले ये है दूसरा पार्ट, राइट. पी क्यू आर एस, पी को कितने सारे वोट्स, क्यू को कितने सारे वोट्स, आर को कितने, एस को कितने, एंड हमें पैरेलली दोनों को लिंक करना है, राइट. तो क्यों ना इस पूरे विजुअलाइजेशन को एक पिक्चर फॉर्मेट दे दिया जाए, राइट. एक बार अगर आप क्वेश्चंस एक बार क्विकली अगर गो थ्रू करो, उसमें आपको दिखेगा which two candidates can belong to the same department, which of the following can be the number of votes that Professor Qureshi received from a single department if Professor Samuel belongs to B and H. जहां पे if आता है वहां पे there is always a possibility that आपको एक ही possible diagram मिलेगा, वो जरूरी नहीं है. You can get multiple possible diagrams also, right. वो हमें दिमाग में रखना है. What best can be concluded about the candidate from O and Q? Which of the following statements is or are true? तो ये है सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो सबसे पहला जो काम है, हम लोग ये पूरा जो कहानी है इस कहानी को एक पिक्चर फॉर्मेट दे देते हैं. बाय पिक्चर फॉर्मेट व्हाट आई मीन इज, अगर आपको 4 डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं तो 4 डिपार्टमेंट्स आप अलग से लिख लो. लेट्स से एफ एंड ए, वहां पे कितने कैंडिडेट्स थे, 9 कैंडिडेट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. उसके बाद था एम एंड एस. दोस्तों जब भी आप पिक्चर फॉर्मेट में कुछ करने जाओ ना तो हमेशा हल्का सा जगह छोड़ देना, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा इंफॉर्मेशन कहां पे आएगा. सो हमेशा थोड़ा सा जगह आप छोड़ देना, मतलब एकदम पास पास मत लिखो. तो एम एंड एस उसमें है 7 कैंडिडेट्स. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. उसके बाद है O एंड Q. O एंड Q में देर आर 1 2 3 4 एंड 5 कैंडिडेट्स. और लास्ट वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग B एंड H. B एंड H उसमें आपको 3 कैंडिडेट्स मिलेंगे, 1 2 एंड 3. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट with from the perspective of the candidates, that is P Q R and S. P को टोटल कितने वोट्स मिले थे, P को टोटल 3 वोट्स मिले थे. तो अगर 3 वोट्स मिले थे आप लिख दो 1 2 एंड 3. Q को कितने वोट्स मिले थे, आई फॉरगॉट, लेट्स सी. Q को टोटल मिले थे 14, R को मिले थे 6 और S को मिला था 1. ओके, तो P को टोटल 14 वोट्स मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. R को मिले 6 वोट्स, 1 2 3 4 5 6. S को मिला है बस एक ही वोट. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. ये पूरा स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का. अब हमें एक एक करके इंफॉर्मेशन इसमें प्लेस करना है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर लास्ट जो इंफॉर्मेशन था, कौन से कैंडिडेट ने किसको वोट किया है, राइट, वो इंफॉर्मेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं. जो लास्ट पैराग्राफ था वहां पे उन्होंने बताया कि P वोटेड फॉर R, Q वोटेड फॉर S, P वोटेड फॉर R. तो R को एक वोट तो पक्का P से मिला है. Q वोटेड फॉर S, मतलब S को एक वोट जो मिला है वो Q से मिला है. और लास्ट के जो 2 इंफॉर्मेशन है, R वोटेड फॉर Q, S वोटेड फॉर P. R वोटेड फॉर Q, तो Q को एक वोट R से मिला है, तो PQR हो चुका है और एक बचा S. दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. अब हमें क्या क्या चीज दिमाग में रखना है. सबसे पहली बात, F एंड A में मुझे अभी तक पता नहीं है कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं,
या फिर कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। हमें बस एक इंफॉर्मेशन मिला था कि O एंड Q से देयर इज ओनली वन कैंडिडेट, तो उस पे हम लोग एक मार्क कर देते हैं कि एक बंदा तो वहां से पक्का है कैंडिडेट्स में। नाउ वी डोंट नो कौन से डिपार्टमेंट से कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक तो ऑलरेडी आ चुका है, बंदे हैं 4, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक डिपार्टमेंट से आपने एक एक करके ले लिया, तो 1 1 1 1 फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग दैट्स ट्रू। या फिर और क्या हो सकता है, आपने किसी एक डिपार्टमेंट से 2 बंदे ले लिए और किसी एक से एक। मुझे बस पता नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट से आप 2 बंदे ले रहे हो, आई हैव नो आइडिया। ये छोड़ के आपके पास और कोई चारा है नहीं, लेकिन इतना भी है कि अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट से 2 बंदे ले रहे हो तो कोई एक डिपार्टमेंट तो ऐसा जाएगा जहां से कोई बंदा है ही नहीं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, राइट। सो इन टोटल वी हैव 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब जो आपको करना है वो है आपको नंबर्स मैच करना है कि कौन से डिपार्टमेंट से कितने बंदे हो गए, तो वोटिंग में जाके आप एग्जैक्टली 2 जो अलग अलग पार्ट्स हमने बनाए ना, इन दोनों को हम कनेक्ट कर पाते हैं। जनरली आप ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ऐसे सिचुएशंस पे हमेशा आप एक्सट्रीम वैल्यूज से चालू करो। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कहां पे आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है या कहां पे आपको सबसे कम दिख रहा है, उन दोनों वैल्यूज से आप चालू करो तो आपको समझ में जल्दी आएगा। लाइक यहां पे अगर आप देखें बी एंड एच में आपको बस 3 बंदे दिख रहे हैं, राइट। बी एंड एच में देयर आर ओनली 3 पीपल, 1 2 एंड 3। एंड आपको पी में, मतलब पी को टोटल 3 वोट्स मिले, एस को तो बस एक ही वोट मिला है। तो आप क्या सोचोगे, हमें एक इंफॉर्मेशन तो पता है ना कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट है उसको छोड़ के जो बाकी लोग हैं, इन सब ने एक ही बंदे को वोट किया। दैट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, राइट। आई टोल्ड यू व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, व्हिच मींस बी एंड एच में अगर आप मान लेते हैं कोई कैंडिडेट था ही नहीं बी एंड एच में, तो बी एंड एच वालों ने 3 वोट्स डाले। ऑल 3 शुड बी गोइंग टू 1 कैंडिडेट ओनली, राइट। आप किसको दे सकते हो? ऑल 3 वोट्स। वो जो ऑल 3 वोट्स हैं, वो तीनों वोट्स ऐसे बंदों के हैं जो कैंडिडेट नहीं है, जो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, उनके वोट्स। अगर आप ध्यान से देखो, PQRS को जो कैंडिडेट्स के वोट्स हैं वो तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो हम लोग डायग्राम में बना भी चुके हैं। तो बाकी जितने वोट्स हैं वो सारे वोट्स उनके हैं जो कैंडिडेट्स नहीं है। तो अगर आप बी एंड एच में से 3 लोगों का वोट किसी को देना चाहो तो वो किसको दे सकते हो? 3 लोगों का वोट आप बोल ही सकते हो कि मैं क्यू को दे दूंगा, क्योंकि क्यू को तो टोटल 14 वोट्स मिले। 14 वोट्स में से एक कैंडिडेट का वोट है और बाकी जो 13 वोट्स हैं वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से सारे वोट्स एक साथ आए, हो सकता है। या फिर आर को भी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्यू को 3 वोट्स दे देते हो बी एंड एच के, तो बाकी कितने बचते हैं? 10 वोट्स। 10 वोट्स आप कहां से लाओगे, राइट। किसी एक डिपार्टमेंट के सारे वोट्स तो आने चाहिए, वो तो मैच नहीं करेगा। या फिर मान लो आप आर को दे देते हो तीनों, अगर आप आर को तीनों दे देते हो तो 2 वोट्स आप कहां से लाओगे? 2 तो किसी के पास है ही नहीं। एफ एंड ए से टोटल 9 है, एम एंड एस से 7 है, ओ एंड क्यू से 5 है, वो लाना पॉसिबल है नहीं। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बी एंड एच में से तीनों वोट्स नॉन कैंडिडेट्स वाले वो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अगर यहां से एक को कैंडिडेट बना देते हो, बाकी 2 बचे, वो 2 आप किसको दे सकते हो? वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, दैट्स द इंडिकेटर कि पी में जो बाकी 2 वोट्स हैं, आई विल मेक बोथ ऑफ देम फ्रॉम बी एंड एच, राइट। आई विल मेक बोथ ऑफ देम फ्रॉम बी एंड एच। अच्छी बात है। तो मुझे एक और चीज पता चल गया कि बी एंड एच में जो 2 वोट्स गए थे वो पी को गए थे। सेकेंड इंफॉर्मेशन डन, ओके। अब एक और चीज आप बीच में ध्यान में रखना कि अगर P को जो एक वोट मिला है वो S से मिला है, तो जाहिर सी बात है P एंड S दे कैन नॉट बिलोंग फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, राइट। क्योंकि याद है एक ही डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो अपने बंदे को वोट नहीं कर सकते, विच मीन्स एक साइड में थोड़ा लिख लेते हैं कि P और S ये दोनों एक डिपार्टमेंट के नहीं हो सकते। सिमिलरली
पी एंड एस के जैसे लिख दिया, ऐसे क्यू एंड आर, दे कैन ऑल्सो नॉट बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट. R and P, they can also not be from the same department. S and Q, they can also not be from the same department. तो ये एक इंफॉर्मेशन हमने अलग से लिख लिया. ओके, अब आते हैं फिर से काउंटिंग में. अब 2 कैंडिडेट्स तो आपके हो चुके, आपके बचे और 2 कैंडिडेट्स. उन दोनों के साथ आप क्या कर सकते हो, या तो दोनों के दोनों एफ एंड एस हैं, तो एम एंड एस से कोई कैंडिडेट है ही नहीं, या फिर एक एक करके दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर एफ एंड ए में कोई नहीं है, एम एंड एस में दोनों कैंडिडेट्स हैं. ये 3 छोड़ के तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. मान लेते हैं पहला पॉसिबिलिटी, एफ एंड ए से 2 कैंडिडेट्स हैं. अगर एफ एंड ए से 2 कैंडिडेट्स निकल आए तो एफ एंड ए के जो बाकी 7 वोट्स हैं वो किसी एक बंदे को जाना चाहिए. 7 वोट्स, तो 7 वोट्स एक बंदे को अगर जाना चाहिए तो जाहिर सी बात है वो आप क्यू को दोगे, क्योंकि आर को तो दे नहीं सकते 7 वोट्स. तो 7 वोट्स अगर आप क्यू को दे देते हो तो मतलब 2 से 8 तक ये सारे के सारे आपको देने पड़ेंगे एफ एंड ए से. फेयर इनफ. तो ऑब्वियसली आपने एम एंड एस में कोई कैंडिडेट नहीं लिया है, तो एम एंड एस के जो 7 वोट्स हैं वो सातों के सातों वोट्स आपको किसी एक बंदे को देना पड़ेगा. वो आप आर को नहीं दे सकते एंड क्यू के पास उतना जगह है ही नहीं. मींस एफ एंड ए 2 कैंडिडेट्स पॉसिबल नहीं है, हटा देते हैं. ओके, एफ एंड ए 2 कैंडिडेट्स अगर पॉसिबल नहीं है, अब हम लोग एक एक कैंडिडेट वाले पॉसिबिलिटी में जाते हैं कि मैंने मान लिया एफ एंड ए से 1 कैंडिडेट है, एम एंड एस से 1 कैंडिडेट है. अगर ऐसा होता है तो एफ एंड ए के जो बाकी 8 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक बंदे को वोट किया है. वो कौन हो सकता है, क्यू हो सकता है. क्यू छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं. तो आपने 8 वोट क्यू को दे दिए, अच्छी बात है. 8 वोट आपने क्यू को दे दिए, मतलब 2 से 9 तक आपने भर दिया है किसी एक बंदे के वोट से. ओके, बचे कितने, बचे 5 वोट्स. वो 5 वोट्स आप कहां से लाओगे, आप एम एंड एस से टोटल 6 वोट्स ला सकते हो, ओ एंड क्यू से टोटल 4 वोट्स ला सकते हो, आप 5 वोट्स तो नहीं ला सकते. मींस एक एक वाला फंडा भी गायब, वो भी पॉसिबल नहीं है, उसको भी हटा देते हैं. तो फाइनली हमारे पास क्या बचा कि एफ एंड ए से कोई कैंडिडेट है ही नहीं, मतलब बाकी जो 2 कैंडिडेट्स हैं दोनों यहां से होने चाहिए. एक बार कैलकुलेशन मिला लेते हैं कि अगर ऐसी बात है तो एफ एंड ए से जो 9 कैंडिडेट्स हैं, 9 ने किसी एक ही बंदे को वोट किया है. किसको कर सकते हैं, क्यू को ही कर सकते हैं. तो दैट मीन्स ये 2 से शुरू करके एकदम 10 तक आपको एफ एंड ए ही रखना होगा, विच मीन्स एफ एंड ए में सारे जो वोट्स हैं वो क्यू को गए होंगे. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन राइट डाउन. ओके, तो अब क्यू के जो बाकी 4 वोट्स हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट से आए हैं. कौन से डिपार्टमेंट से हो सकता है, ऑब्वियसली ओ एंड क्यू, मतलब ये चारों के चारों ओ एंड क्यू से आए. तो ओ एंड क्यू में जो 4 बचे उन सब में आप एक एक करके क्यू लिख दो कि इन्होंने किसको वोट किया, वो हमें समझ में आ जाए. बाकी कितने बचे, 5 वोट्स, वो पांचों के पांचों एम एंड एस से आने चाहिए. सो ऑल दीज 5 शुड बी फ्रॉम एम एंड एस, मतलब एम एंड एस में सारे वैल्यूज में आप आर करके बिठा दो. बहुत दूर तक हम लोग क्रैक कर चुके हैं ये पूरा सेट. अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे बचा क्या है कि एम एंड एस में जो 2 बंदे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए, वो दोनों कौन है वो हमें अभी तक पता नहीं है. अच्छी बात है. ओ एंड क्यू में जो एक बंदा है वो कौन है, बी एंड एच में जो एक बंदा है वो कौन है, वी डोंट नो दैट येट. तो हम लोगों को दिख रहा है कि एम एंड एस में जितने लोगों ने वोट किया है सब ने आर को वोट किया. अगर सब ने आर को वोट किया है तो आर डेफिनेटली उनके डिपार्टमेंट का हिस्सा तो है नहीं. अगर उनके डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन मुझे वहां पे 2 कैंडिडेट्स बिठाने हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि आर क्यू एंड पी के साथ सेम डिपार्टमेंट में तो हो नहीं सकता. दैट मीन्स वो जो 2 अलग अलग बंदे हैं उसमें से एक पी होना चाहिए, एक क्यू होना चाहिए डेफिनेटली. जहां पे हमें ऑलरेडी पता है पी ने किसको वोट दिया है, पी ने आर को वोट दिया है, तो पी यहां नीचे आप आर लिख दो. क्यू ने किसको वोट किया है,
Q ने S को वोट किया है, दैट मीन्स आप यहां पे S लिख दो। ओके, अब बचे दो लोग, P और Q खत्म हो चुका है, अब बचे R और S। इन दोनों में से कोई एक O एंड Q में आएगा, कोई एक B एंड H में आएगा। ओके, कौन आएगा? R और S में से किसी के भी बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। हमें ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दिया है कि S और P एक टीम में नहीं हो सकते, S और Q एक टीम में नहीं हो सकते, एक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते। वो तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि P एंड Q दे बिलोंग फ्रॉम M एंड S। बचे कौन? R और S। उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां पे है नहीं। दैट मीन्स आई कैन नॉट बी श्योर कि यहां पे R है या S है, यहां पे S है या R है। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट इट। एंड लेकिन हमें यह बात पता है कि R ने किसको वोट डाला था? R ने Q को वोट डाला था और S ने P को वोट डाला था। तो यहां पे Q या फिर P, यहां पे P या फिर Q, ये तो आना ही चाहिए। विच मीन्स हमारा पूरा कहानी रेडी है, बस एक छोटे से जगह पे हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। वो ये है कि O एंड Q, B एंड H, इन दोनों डिपार्टमेंट से जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे वो कौन है? वो R है या S है? आई हैव नो आइडिया। सो देयर आर टू पॉसिबल इंस्टेंसेस हियर, राइट? लेकिन क्योंकि इसके आगे हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी हैव टू स्टॉप हियर, राइट? एंड देन डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। इफ आई गो टू द क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? Which two candidates can belong to the same department? Can belong to the same department, वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, P and Q, which means option B has to be your answer. Professor Pakrasi and Professor Qureshi, P and Q, they can belong from the same department. Okay. Question number 2. Which of the following can be the number of votes that Q received from a single department? फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट Q को कितने सारे वोट्स मिल सकते हैं? हमने ऑलरेडी देख रखा है, F एंड A से Q को 9 वोट्स मिले हैं, O एंड Q से Q को 4 या फिर 5 वोट्स मिल सकते हैं। इसके सिवा और कोई वोट्स नहीं मिल सकता। इनमें से ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में आप देखिए 4 या 5 कुछ नहीं है, ऑप्शन में 9 है। सो आई डायरेक्टली से ऑप्शन C हैज टू बी द आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3. इफ Professor S belongs to B and H, that's where we did not have the entire information. If S belongs to B and H, S belongs to B and H मतलब वो लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, तो R must be belonging here, that's for sure. In that case, what do they want? Then which of the following statements is or are true? So हमें दो statements देखने, सही है कि गलत है, कितने सारे? स्टेटमेंट A बोल रहा है P belongs to M and S. P belongs to M and S, वो तो मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट R belongs to O and Q. R belongs to O and Q. Yes, definitely that's also true. Which means both the statements must be true. If both the statements are true, I'll say option A is the answer. Next one, number 4. What best can be concluded about the candidate from O and Q? O and Q से जो कैंडिडेट है उसके बारे में क्या हम लोग बेस्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हमें बस इतना पता है कि वो R या S है, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। Means if I go to the options, it was P or Q, no. It was S, no. It was R, no. It was R or S, means option D has to be the answer. Last one, which of the following statements is or are true? Again, non-candidates from M and S voted for Q. Non-candidates from M and S voted for Q. नहीं भैया, इन सब ने तो R को वोट किया है, मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम F and A voted for Q. यस, वो हमने देखा है, F and A से सारे वोट्स नॉन कैंडिडेट्स हैं एंड वो सब ने Q को वोट किया है, मतलब दिस मस्ट बी अ ट्रू स्टेटमेंट, व्हिच मींस ओनली स्टेटमेंट B मस्ट बी ट्रू. So this means to solve an entire DILR set, you not only require solving skills, you also require visualization skills. आपको पहले सेट पूरा कहानी विजुअलाइज करना होता है कि इस पूरे कहानी में बताया क्या गया है. सेकेंडली आपको यह भी अंदाजा होना होता है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डेटा किस तरह से मैं समराइज करूं
so that I can figure out the starting point and I can figure out the root as well, जिसके सहारे अगर मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे से पूरा टेबल ना भी बने, फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली वहां से आंसर कर सकूं।